वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके लिए यूपीपीसीएस मेंस के ट्रेड एनालिसिस टॉपिक्स ट्रेड एनालिसिस पर हम कुछ वीडियो बना रहे हैं। जीएस पेपर 1 पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 का जो पहला पार्ट था कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, उस पर हमने आपसे बात की थी। उसके बाद इतिहास पर हम बात कर रहे हैं और ये पहला है कि आपको इतिहास को भी 3 भागों में तैयार करना है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें एक तो आपको जो प्राक इतिहास है, ठीक है, या प्री हिस्ट्री, उसको पढ़ना है। दूसरा उसी क्रम में पढ़ना जिस क्रम में इतिहास का विकास हुआ। पहले प्राग इतिहास है, फिर महाभारत और रामायण काल है, वैदिक युग है। उस समय उत्तर प्रदेश क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इसी में ब्रह्म ऋषि देश इसको कहा जाता था और बहुत सारे इस तरह के उस काल के इसमें हैं। उसके बाद फिर आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में, और बहुत सारे जो इस धर्मों के जो महत्वपूर्ण स्तर है उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट के से जुड़े हुए जो जिले हैं वो। इसके बाद आपका महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इन महाजनपदों ने एक तो धीरे धीरे जो विकास हुआ, जैसे लोहे के का उपयोग शुरू हो गया और आपका रथों का उपयोग शुरू हो गया था, तो उसने जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, जो कृषि अर्थव्यवस्था था, धीरे धीरे उसको व्यापारिक अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्म करने में अहम भूमिका निभाई। तो प्रयाग जो आपका प्राग इतिहास है या पाषाण कालीन इतिहास से पहले का जो इतिहास है, उसके भी उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं। लाहौरादेव एक स्थान है जो वर्तमान में संत कबीर नगर के पास पड़ता है। यहाँ पे चावल की खेती के अवशेष मिले हैं लाहौरादेव का, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो प्राग ऐतिहासिक इतिहास का महत्वपूर्ण एक अध्याय है वो बेलन नदी का भी के पास विकसित हुआ है, ठीक। कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा जो है ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है और ये देवपुरा गांव के पास पड़ता है। इसी तरह से महागढ़ा एक जगह है जो मेजा तहसील में प्रयागराज में पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी स्पेसिफिकनेस ऑफ नॉलेज है या स्पेसिफिकनेस ऑफ आंसर है, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जब हम यूपीपीसीएस मेंस देते थे, तो जब हम आयोग से पेपर दे के बाहर निकलते थे, तो हम लोग वो स्टैनली रोड है आपके प्रयागराज में, स्टैनली रोड, और वहाँ पे मिश्रा भवन हुआ करता था, तो वहाँ पे चाय वाय पीने बैठते थे पेपर देने के बाद बाहर आके जीएस का। तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि क्या क्या। तो अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, रेल दुर्घटना पे या रेल दुर्घटना से बचने के उपायों पे, तो हम लोग केवल ट्रेन का नाम लिख के आ जाते थे कि कौशाम्बी है या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है या जो भी है। लेकिन हमारे एक मित्र हुआ करते थे चंद्रशेखर, वो उस ट्रेन का नंबर भी लिख के आते थे एक्यूरेट। चंद्रशेखर इज nowadays serving as a senior bureaucrat। यानी कि आप इंफॉर्मेशन, तो अब जैसे मैंने कहा कोल्डी हवा, तो आपने कहा ये प्रयागराज में है, नहीं ये देवपुरा गांव के पास में स्थित है। या आपने कहा कि महागढ़ा प्रयागराज में स्थित, नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेजा तहसील में आता है। इसी तरह से आपका जो प्रयाग जो आपके ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है, इनका महत्व है, क्योंकि कृषि के और अग्नि के कृषि कार्यों के और अग्नि के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है और ये आपको कहीं ना कहीं कुछ पीटी में सब जगह ये क्वेश्चन इसमें होते हैं। दूसरा है कि जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, सीताराम विहार है, आपका कौशाम्बी, श्रीवास्तवी और मथुरा, ये 3 जिले ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरे विकास में महत्वपूर्ण सहयोग किया। निश्चित रूप से मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बता सकता कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, वो सारी किताब इतिहास की किताबों में हैं।
ठीक, अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो झा श्रीमाली सर की महाजनपदों का विकास उसको पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे प्राचीन भारत पे किताबें उपलब्ध हैं और मटेरियल भी है। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बुक्स होनी चाहिए, कोचिंग के नोट्स नहीं। कोचिंग के नोट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो टाइप किए गए थे, उतारे गए होते हैं किताबों से। तो आप ओरिजिनल बुक्स को पढ़ें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चाहे एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लीजिए या फिर लेखकों की जो किताबें जैसे बिपिन चंद्रा है या झा श्रीमाली सर हैं, तो इन लोगों की जो किताबें हैं आप डायरेक्ट उनको पढ़ें। ठीक, तो महाजनपदों का उदय उत्तर प्रदेश में 16 में से 8 महाजनपद थे, और याद करने में कोई काशी है, कौशल है, मथुरा में सूरसेन है, और आपका हस्तिनापुर कुरु राजवंश जो है ये आपका मेरठ हस्तिनापुर में है। इसी तरह से आपके जो अदर जो महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में विकसित हुए, उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। 8 महाजनपद जैसे कि मैंने कहा, पांचाल बरेली के आसपास विकसित हुए थे, और वत्स जो है वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ये जनपद महाजनपद था। तो इन महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि इसने बाद में जाकर के राजनीतिक और आर्थिक विकास को प्रभावित किया था। ये जो महाजनपद थे बाद में धीरे धीरे इसी से मगध राजवंश का उदय होता है। बड़े बड़े जो राजतंत्र थे उनके विकास में इनका योगदान था। तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास है। इसमें मैंने आपसे ये बताया है कि आपको प्राचीन भारत, प्राग इतिहास और जैन और बौद्ध धर्म का विकास और महाजनपदों का ये जो टाइम स्पैन है, ये जो कालखंड है, इसमें जो जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हुई हैं उनका आपको पता होना चाहिए और उनका आपको विश्लेषण करना चाहिए। इसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। एक तो मैंने ये पूछा था कि प्रयाग जो आपका प्राग ऐतिहासिक स्थल लाहुरा देव है वो कहाँ पर स्थित है, क्यों है। ठीक, इसके बारे में मैंने बता दी। संत कबीर नगर, वर्तमान में जो संत कबीर नगर वहाँ पे है। नवपाषाण कालीन कोल्डी हवा महागढ़ा के बारे में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, और ये मैंने बता दिया कि बेलन घाटी बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में स्थित है। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसके ऐतिहासिक स्थलों का विश्लेषण करिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करिए। इसी तरह से आपका महाजनपदों के विकास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने केवल हिंट्स किया है, मैंने आपको कोई टॉपिक इसमें वीडियो में पढ़ाया नहीं है। मैंने केवल आपको कुछ एक कह सकते हैं कि एक तरीका बताया है कि आपको किस दिशा में आपको जाकर के तैयारी करनी चाहिए। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको तैयारी के दौरान, चाहे हर घंटे आप पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, उसमें आपको हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा वो उससे मुझे मेंस और पीटी और या इंटरव्यू में क्वेश्चन कहाँ मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि आपको जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं से अपने नोट्स बनाने चाहिए। तीसरी बात मैंने कहा कि स्पेसिफिकनेस ऑफ आंसर, जैसे कि हम महाजनपदों की बात कर रहे हैं, या हम जैन और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर रहे हैं, या हम अभी प्राग ऐतिहासिक स्थल बेलन घाटी का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मैप में लिख तो रहे हैं आप 200 शब्द, अगर उत्तर प्रदेश के मैप में इन स्थलों को दिखा भी दें तो आपके मार्क्स पूरे आने वाले हैं। हर लड़का मेहनत करता है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप अपनी मेहनत को फ्रूटफुल बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबने आपने लिख दिया कि भाई बेलन घाटी के बारे में लिख दिया, महाजनपदों के बारे में लिख दिया, लेकिन दूसरे लड़के ने उत्तर प्रदेश का डायग्राम का स्केच बनाकर रफ एक पेंसिल से डायग्राम बनाकर उसको दिखा भी दिया, तो वो उसके नॉलेज का, उसका इन्फॉर्मेशन और भी कंप्लीट हो गई। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपनी तैयारी करिए और इन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करिए। फिर बता देता हूँ कि टोटल मार्क्स में से 1500 मार्क्स आपके हाथ में है। यूपीपीसीएस मेंस का जो रिटर्न है वो 1500 मार्क्स का है, और ये 1500 मार्क्स आपकी इन 2 उंगलियों में है। जितना आप लिखने का अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आपको अच्छा रैंक दिलाते हैं। तो तैयारी करते रहिए,
मन से तैयारी करेंगे आप, इंटरेस्ट से तैयारी करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। चीज़ों में कॉज एंड इफेक्ट का आप एक रिलेशन विकसित करिए, समझने की कोशिश करिए कि इस घटना का कारण ये था और इसका ये प्रभाव हुआ। तो ये चीज़ें इतिहास भी आपको, इसको कहते हैं साइंस ऑफ टाइम, काल का विज्ञान। तो साइंस टाइम जो साइंस ऑफ टाइम है, काल का विज्ञान जो इतिहास है, इसको अगर आप कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव के माध्यम से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, अंक देगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी लगे रहें, मेहनत करते रहें और ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स का ही आप उपयोग करें। अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे आपके साथ। देखते रहें। थैंक यू।